अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इरम बेटी, वापसी पर बाल समेट कर बांध लेना। नसीमा ने इरम को तंबी की जो तैयार होकर अपनी दोस्तों के साथ घर से निकल रही थी। जी अम्मी जान, बांध लूंगी। इरम हंसती मुस्कुराती ईरज और समिया के साथ गेट क्रॉस कर गई। यार, यहाँ कितना सुकून है ना। ये इलाका और ख़ास तौर पर ये गली उन तीनों की पसंदीदा थी। इस इलाके के बाद एक सड़क थी जिसके पार उनका कॉलेज था। इरम ने हस्बे मामूल सीधे हाथ पर बने गुलाबी बंगले को हसरत से देखा। यहाँ बड़े बड़े बंगले थे और ये बंगला तो इरम का पसंदीदा तरीन था क्योंकि वो तामीराती नमूना था मगर सुनसान रहता था। मालूम नहीं लोग इतने खूबसूरत घर बनाकर खाली क्यों छोड़ देते हैं, इरम ने सोचा। आज उनके कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी, लिहाजा तीनों खूब बन ठन कर उसमें जा रही थी। इरम की शख्सियत का खूबसूरत तरीन हिस्सा उसके बेपनाह घने चमकीले सिल्की कमर से नीचे आते बाल थे। जो भी देखता दिखता ही रह जाता। तीनों कुछ ही देर में कॉलेज पहुंच गई। यार, बहुत थक गए आज तो, ईरज ने थके थके लहजे में कहा। तुम्हें किसने मशवरा दिया था कि सब सेगमेंट्स में हिस्सा लो? गाना भी गाना है, ड्रामा भी करना है, समिया ने उसे चिढ़ाया। तो क्या तुम दोनों डफर्स की तरह से बैठकर तालियां बजाती रहती? ए हेलो, इरम ने उसके सामने हाथ हिलाया। अगर ऑडियंस ना हो तो तुम लोगों को कौन सराहेगा भाई? हाँ ये तो है, समिया ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अच्छा, जरा जल्दी जल्दी कदम उठाओ, मगरिब हो रही है। ईरज ने फिक्रमंदी से आसमान की तरफ देखा। यार, मुझे कोई क्लिप या बैंड तो देना। इरम ने बालों को समेटने की नाकाम कोशिश की। यार, मेरे पास तो कुछ है नहीं, ईरज ने अपने बैग में झांकते हुए कहा। मैंने तो आज ये कैचर ही लगाया है। समिया ने भी मायूसी से सर हिलाया। एक काम करो, दुपट्टा खूब ढककर ओढ़ लो। इरम ने अपना दुपट्टा फैलाकर ओढ़ना चाहा मगर एक तो दुपट्टा भी रेशमी था और उसके बाल भी बेपनाह सिल्की, सो दुपट्टा फिसल फिसल जा रहा था। उफ़्फ़ो, क्या मुसीबत है, वो झुंझुला उठी। हाय, ऐसे तो ना कहो। ईरज ने निहायत हसरत से उसके बालों को देखा। वो अब रोड क्रॉस करके अपने एरिया में दाखिल हो रही थी। गली में आते हुए बेख्तियार इरम की नजर उसी गुलाबी बंगले पर पड़ी। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता पड़ रहा था। दूर दराज की मसाजिद से आजान की आवाजें आना शुरू हो गई थी। तभी हवा से इरम का दुपट्टा फिसल कर सर से ढलक गया। इरम ने दुपट्टा थामकर एहतियात से उसे अपने कंधों पर फैलाया। उसके बालों से उमड़ती शैम्पू की खुशबू फिजा में फैली। समिया ने हरासा होकर सुनसान गली को देखा। इरम बेनियाजी से बालों को समेट कर दुपट्टा ओढ़ रही थी। उफ़ो इरम, जैसे भी हो दुपट्टा लपेट लो यार, मगरिब का वक्त है, वरना ना कोई जिन चिमट जाएगा तुम्हें। ईरज ने डरपोक सी समिया का मजाक उड़ाया। वैसे यार, क्या वाकई जिन होते हैं? छोड़ो ना ईरज। इरम ने डरी सहमी समिया को देखा। तभी गुलाबी बंगले में यकदम रोशनी सी हुई। वो तीनों बातें करती गली से आगे निकल चुकी थी। गुलाबी बंगले के बिल्कुल सामने मिसेस वहाब का बंगला था। वहाब साहब के इंतकाल के बाद वो वहां रह रही थी। दो बेटियां थीं जो कि ब्याही जा चुकी थीं। उनके साथ उनकी छोटी बहन थी जिनको उनके शोहर ने बांझ होने की बिना पर तलाक दे दी थी। तब से वो मिसेस वहाब के साथ रिहाइश पजीर थी। सना, देखो, लगता है ये बंगला भी आबाद हो रहा है। मिसेस वहाब ने टेरेस से सामने नजर आते बंगले को देखा। मजदूर सामान उतार रहे थे। हाँ आप भी, काफी मालदार लोग लगते हैं। सामान तो काफी महंगा और इम्पोर्टेड लग रहा है। सना ने ग्रिल से झांका। चलो अच्छा है, शाम में या फिर कल किसी वक्त मिलने चलेंगे। आप भी, एक तो आप बहुत शौकीन हैं लोगों से मिलने की। मैं तो नहीं जाऊंगी भाई। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। मिसेस वहाब ने बेनियाजी से सामने पड़ा अखबार उठाया। सना, ये कुछ अजीब लोग हैं। मिसेस वहाब ने पानी का ग्लास मुंह से लगाया। तो इसमें नया क्या है आप भी? ये जितने अमीर लोग होते हैं ना, अजीब ही होते हैं। अरे नहीं, ये कुछ ज्यादा ही है। मैं उनके घर गई तो सारी खवातीन हैं। बस एक उधेड़ उम्र साहब हैं जो देखते ही मुंह बनाते सीढ़ियां चढ़ गए। एक मेरी उम्र की साहिबा और तीन काफी खूबसूरत बल्कि गैर मामूली खूबसूरत लड़कियां जिन्होंने ना तो सलाम दुआ की, बस बेनियाजी से मुझे देखती इधर उधर हो गई। वो खातून भी मिली तो काफी रूखे से अंदाज में। मैं बस हाय हेलो करके ही चली आई। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि नहीं जाऊंगी। आप भी अच्छा किया है तुमने जो नहीं गई, फजूल में अपनी बेइज्जती करवाती।
मिसेस वहाब ने उसकी तारीफ की। सना हस्बे मामूल टेरेस पर लगे पौधों को पानी दे रही थी, साथ साथ वो अपना पसंदीदा गाना गुनगुना रही थी। तभी जोरदार आवाज में गेट खुलने और बंद होने पर सना ने चौंक कर सामने गुलाबी बंगले को देखा। एक बेहद लंबा चौड़ा सा नौजवान गुस्से में गेट से बाहर निकला। सना ने मबहूत होकर उस बेपनाह हसीनो जमील नौजवान को देखा जो बमुश्किल 25-26 साल का लग रहा था। चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी गुलाबी आंखें, सतुआ नाक और खूबसूरत दहाना। उसका चेहरा दमक रहा था, चमकीले बाल माथे पर फैले हुए थे। बिलाशुबा वो हुस्न खूबसूरती की मिसाल था। वो बाहर निकलकर सामने खड़ी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हो गया। तभी अंदर से एक घबराई हुई नाजुक सी लड़की बाहर निकली। वो यकीनन उसकी बहन होगी, क्योंकि खूबसूरती में वो भी अपनी मिसाल आप थी। वो धीमे लहजे में भाई से कुछ बात कर रही थी, जबकि वो बेनियाजी से सामने सड़क को देख रहा था। तभी अंदर से एक औरत बाहर निकली। उसने लड़के को इशारे से अंदर आने को कहा, जबकि वो लड़की औरत के बाहर आते ही अंदर चली गई थी। लड़के ने नफी में सर हिलाया। फिर वो औरत कदरे ऊंची आवाज में बोली, फौरन अंदर चले आओ, तुम्हारी वजह से बहुत कुछ बदला जा चुका है। अब नई जिद मत करो। आप अंदर जाएं अम्मी और पापा को समझाएं। वो लड़का हठधर्मी से बोला, मैंने जो चाहा हमेशा हासिल किया है, अब मैं यहीं रहना चाहता हूँ, बस। ये कहकर वो तेज कदमों से सड़क की तरफ चल दिया। उस औरत ने दूर जाते लड़के को देखा और फिर एकदम ही सर उठाकर कदरे आगे झुकी, सना को घूरा और नफी में सर हिलाया। न जाने उस औरत की निगाहों में क्या इसरार था कि सना के वजूद में एक करंट सा दौड़ गया। वो यकदम ही पीछे हटी थी, जबकि इस दौरान वो औरत अंदर जा चुकी थी। अच्छा, तो इनका एक बेटा भी है, मिसेस वहाब ने सना की सारी बात सुनकर कहा। जी आप भी, और इतना हसीन नौजवान मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, अजीब सी खूबसूरती है उन सब में, जैसे चांद और सूरज दोनों का इम्तिजाज हो। दूर से देखो तो चांद सी रोशनी और ठंडक, और करीब जाओ तो सूरज सी तपिश। वो कुछ खोए खोए अंदाज में बोली, अरे कितना सन्नाटा भी रहता है इनके घर में, जैसे रूहों का बसेरा हो। सना ने बात आगे बढ़ाई, नहीं ये बात नहीं है सना, दरअसल हालात सबको मुतासिर करते हैं। आजकल कैसा दौर है, कौन दोस्त कौन दुश्मन कैसे पता चल सकता है। ऐसे में उन लोगों का बेहद मोहतात रहना कुछ अजीब तो नहीं, और इतने हसीनो जमील बच्चों को संभाल रखना, खासकर जवान खूबसूरत बच्चियां भी आजमाइश बन जाया करती हैं। हाँ, बात तो आप ठीक कह रही हैं आप भी। कॉलेज से आते हुए इरम की नजर सामने खड़े लड़के पर पड़ी, जो हमेशा की तरह बड़ी वारफ्तगी से उसे देख रहा था। इरम ने झट नजर झुका ली थी, हालांकि दिल तो चाहा था कि वो फिर उसको नजर भर कर देखे। यार ये है कौन, यहाँ का तो नहीं लगता। समिया ने सरगोशी की। हाँ देख तो सही, हर लड़की की नजर इस पर ही रहती है, मगर ये तो बस। ये कहकर ईरज हंस पड़ी। शायद पठान है, जब इतना खूबसूरत है। समिया ने क्या सराई की। इरम खामोशी से सब सुन रही थी। तकरीबन एक हफ्ते से ये नौजवान उनके कॉलेज से कुछ आगे खड़ा रहता और निहायत महवियत से इरम को देखता रहता। इस दौरान उसने ना तो उसे मुखातिब करने की कोशिश की और ना ही कुछ नाजेबा हरकत, बस एक टिक उसे देखे जाता। हैरतनाक बात यह थी कि वो उनके पीछे भी नहीं आता था। ये बात इरम को उलझन में डाल रही थी कि वो इससे क्या चाहता था। अपने हुलिये से वो काफी अमीर घराने का चश्मो चिराग नजर आता था। चेहरे पर बेपनाह मासूमियत थी। वो अपनी सहरज़दा सी आंखों से टुकर टुकर उसे ही देखे चला जाता। इरम को हैरत थी कि वो बिलाशुबा पुरकशिश लड़कियों में शुमार की जाती थी, मगर ऐसी हसीन न थी कि एक बे इंतहा खूबरू लड़का उसे यूं देखकर होशो हवास से बेगाना हो जाता, मगर ऐसा हो रहा था। वो तीनों बातें करती गली में दाखिल हुई। यार लगता है यहाँ लोग आ गए हैं। इरम ने गुलाबी बंगले की तरफ इशारा किया। तो तुम्हें क्या लगा कि ये तुम्हारा है? ईरज ने उसका मजाक उड़ाया। वो इस बंगले के करीब ही पहुंची थी, तभी दरवाजा खोलकर वही लड़का निकल आया। इधर हम रहते हैं। वो बराहे रास्त इरम से मुखातिब हुआ। उसके यूं मुखातिब किए जाने पर वो तीनों ही हवास बाख्ता हो गई। अरे हमें इससे क्या? समिया ने कदरे बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कहा। आपको इससे कुछ हो ना हो, मगर इन्हें तो फर्क पड़ता है ना। वो धीरे से मुस्कुराता हुआ इरम को देखते हुए बोला। इरम तो बौखला गई। चलो ईरज, समिया। वो उन दोनों को घसीटती हुई आगे बढ़ी। आपको फर्क पड़ता है ना? वो इरम के सामने आ खड़ा हुआ। क्या मतलब है भाई आपका?
वो जैसे सहरजदा सी होकर बोली। अजीब ही कशिश थी उस लड़के में, दिल बेइख्तियार ही उसकी तरफ खींचा जा रहा था। मेरा नाम रबीत है और आपका? वो जैसे उसकी पहली बात को नजरअंदाज कर गया। इरम, ना चाहते हुए भी अपना नाम इरम के लबों से अदा हो गया। वो उसी सुकून से उसे देखे जा रहा था। चलो, अब के ईरज ने उसे घसीटा। अरे अरे, आराम से। रबीत ने ईरज को टोका। मैं अभी अपने साथ ले जाने का इरादा भी नहीं रखता इनको, ये मेरी अमानत है, जरा ख्याल कीजिए इनका। उसका लबो लहजा भी बिलाशुबा उसकी तरह खूबसूरत और मुतासिर कौन था। इरम का दिल गोया धड़क धड़क कर बाहर निकल रहा था। अजीब सा कुछ था, कदम आगे बढ़ने को थे जबकि दिल उसी के सामने ठहर जाने को बसित था। वो अचानक ही पलट कर अंदर चला गया और जैसे सब कुछ फिर से चल पड़ा। कितना अजीब है ये, समिया ने उन दोनों को मुखातिब किया। अच्छा, तो ये मौसूफ रहते हैं यहाँ? खाना निकालती इरम खुद से बोली। वैसे उस खूबसूरत घर के मकीनों को इतना ही खूबसूरत होना चाहिए था। रबीत नाम तो काफी प्यारा है, मगर वो मुझसे क्या चाहता है? कहीं वो महज फ्लर्ट तो नहीं कर रहा, जैसे कि आजकल वो अपने इर्द गिर्द लड़कों की बेवफाई के किस्से सुनती रहती थी। वो बहुत मोहतात रहा करती थी, मगर रबीत के वजूद में न जाने कैसी कशिश थी कि वो खुद ब खुद उसकी तरफ खिंचती चली जा रही थी। दिलो दिमाग की जंग उसे थका रही थी। अब अगर उसने मुझसे बात करने या फ्री होने की कोशिश की तो डांट दूंगी। कुछ भी हो, मैं खुद को दूसरी लड़कियों की सफ में नहीं लाऊंगी, हरगिज नहीं लाऊंगी। वो गोया खुद से अज़म कर रही थी। अमीर है, खूबसूरत है, उसे भला लड़कियों की क्या कमी? जरूर मुझसे टाइम पास करना चाहता है वो। खाना सेट करते हुए वो खुद अपसेट थी। सुबह आंख देर से खुली तो पापा उसे कॉलेज ड्रॉप करते हुए ऑफिस निकल गए। कॉलेज में समिया और इरज को ना पाकर उसका मूड मजीद खराब हो चुका था। अब अकेले घर जाना पड़ेगा। वो उलझन में घिर गई। रास्ता नहीं, उसे रबीत की मौजूदगी डरा रही थी। अब तो वो उससे बात भी कर चुका था। चलो खैर, अल्लाह मालिक है। वो सारा वक्त उन्हीं उल्टी सीधी सोचों में गुम रही। कॉलेज से बाहर निकलते ही रबीत की मखसूस जगह उसकी नजर पड़ी। जगह खाली थी। एक गहरा सांस लेकर उसने आगे कदम बढ़ाई। दिल एकदम ही उदास हुआ था। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? वो खुद से लड़ती आगे बढ़ रही थी, तभी उसे किसी के साथ होने का एहसास हुआ। या अल्लाह, वो चौंक पड़ी। रबीत उसका हमकदम था। क्या बात है इरम, क्यों मुझसे भागना चाहती हैं आप? अरे, मैंने ये कब कहा? इरम, यकीन कीजिए, मेरे दिल में आपके लिए कोई बुराई नहीं। मालूम नहीं कैसे मैं आपकी जुल्फों का असीर हो गया। मैं खुद लाचार हूं तो आपको क्या नुकसान पहुंचाऊंगा? आप मुझसे क्या चाहते हैं? वो यकदम मुस्कुरा दिया। मुझे आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं। जी, सिर्फ बाल? नहीं, आपके रबीत के चमकदार दांत नुमाया हो गए। आप तो सरता पा मुझे बेहद पसंद है। मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूं इरम। मोहब्बत करने वाले यूं राह चलते मोहब्बत को बदनाम तो नहीं करते ना? तो क्या चाहती हैं आप? मैं खुद को बदनाम नहीं करना चाहती। यूं रास्ते में बात करना, रास्ता रोक लेना अच्छी बात तो नहीं ना? क्या आप मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहेंगी? मुझसे शादी करेंगी? ये बात बड़ों के करने की है, हमारी नहीं, उसने दो टोक लहजे में कहा। अब वो गली में दाखिल हो चुके थे। तो ठीक है, आप अपने बड़ों से बात कर लीजिए, मैं अपने बड़ों को आप तक भेजने में देर नहीं लगाऊंगा। रबीत ने संजीदगी से बात मुकम्मल की और इरम से पहले कदम बढ़ाकर गुलाबी बंगले में दाखिल हो गया। अजीब और निहायत अजीब तरीन इंसान है, वो खुद से बुड़बुड़ाई। सना, जरा देखो इस लड़की को, लगता है हवास सही नहीं इसके। कब से देख रही हूँ, वहां रोड पार खड़ी हुई न जाने खुद से क्या बातें किए जा रही थी और अब यहाँ तक न जाने किससे बातें किए जा रही है। मिसेस वहाब ने इरम को मशकूक निगाहों से देखा। ओहो आप भी, ये आजकल की बच्चियां ऐसी ही हैं, खुद में उलझी रहती हैं, क्या पता कोई परेशानी हो बेचारी को। हाँ, वैसे ये दो लड़कियों के साथ आया जाया करती है, आज तो बेचारी अकेली है। अच्छा आप भी, सना ने सुनी अनसुनी करते हुए जवाब दिया। समिया और ईरज निहायत हैरानी से उसका चेहरा देख रही थी। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम दोनों ऐसे रिएक्ट कर रही हो? इरम ने झुंझलाकर उन्हें देखा। यानी वो मिस्टर यूनिवर्स तुम्हें प्रपोज कर चुका है? पहले मैंने लातीनी जुबान इस्तेमाल की थी क्या? इरम फाड़ खाने वाले लहजे में बोली। मगर यार, वो लोग कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी तो जान लेना जरूरी है ना। आजकल लोग शरीफों के मोहल्लों में जाकर आबाद हो जाते हैं
और शादियों के नाम पर कारोबार करते हैं लड़कियों को बेचने का। समिया ने काफी गहरी बात कर दी। वो तीनों तो सोच में पड़ गई। मगर यार ये भी तो देखो कि उसने मुझे परेशान नहीं किया, ना ही आजकल के लफंगे लड़कों सा रवैया इख्तियार किया, यहाँ तक कि मुझसे मेरा कांटेक्ट नंबर तक नहीं मांगा। अरे ये भी लोगों को फंसाने के तरीके हुआ करते हैं। समिया भी दूर की कोड़ी ढूंढ लाई थी। तो फिर क्या करूं? इरम ने बेबसी से पूछा। अभी जरा सब्र करो, 2-4 दिन और देखने दो। और बाय द वे, ये तुम इतनी परेशान क्यों हो? आई फील कि मुझे रबीत अच्छा लगने लगा है ईरज। अच्छा तो ये मामला है, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। वो दोनों एक साथ बोली। जवाबन इरम मुस्कुरा दी। ये नहीं हो सकता रबीत, वो औरत निहायत गुस्से के आलम में बोली। हम अपने कबीले की नाराजगी मोल लेकर यहाँ आए कि तुम्हारा दिल इस लड़की पर आ गया है, मगर मत भूलो कि तुम्हारे बाबा इंसानों में रहना पसंद नहीं करते। तुम हमारे अकलौते बेटे हो, लिहाजा तुम्हारी जिद ने हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, मगर तुम अपने वादे पे कायम रहो। तुम सिर्फ उसे देखना चाहते थे, उससे मिलना बात करना चाहते थे। अब ये शादी का क्या सिलसिला ले बैठे हो? जानते हो ये रस्म अब मौकूफ कर दी गई है। कौमे अजना इंसानों में शादी ब्याह नहीं कर सकते। हम यहाँ ज्यादा अरसा क्याम नहीं कर सकते। तुमको अपने खानदान का ख्याल करना होगा। मैं मजबूर हूँ अम्मी, अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। जानता हूँ बाबा जान मुझसे नाराज है, मगर मैं इस लड़की को नहीं छोड़ सकता। तो क्या हमें छोड़ दोगे? रबीत का बाप अचानक ही नमूदार होकर चिल्लाया। हाँ, शायद मैं ये भी कर गुजरूं। रबीत ने उनके गुस्से को एक पल में नजरअंदाज कर दिया। तीनों लड़कियां निहायत खामोशी और परेशानी से ये मामला देख रही थी। मोहब्बत ने अब इरम के दामन दिल को भी सुलगा दिया था। वो रबीत की पुरफुसू शख्सियत पर गिरफ्तार हो गई थी। रबीत का साथ कॉलेज से लेकर गुलाबी बंगले तक का होता। वो खामोशी से इरम को देखता रहता या कभी कभार उसके साथ चलते चलते बातें कर लिया करता था। ये ज्यादातर समिया और ईरज की गैर मौजूदगी में होता। इरम कभी कभी उसके ना समझ आने वाले रवैये से परेशान हो जाती, मगर फिर उसके रवैये को उसकी फितरत का हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर दिया करती। आज इरम की बर्थडे थी। हस्बे मामूल कॉलेज में दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन हुई। वापसी में समिया और ईरज उसे तंग करती चली आ रही थी। रबीत ने क्या दिया है बताओ तो? सच्ची मैंने तो उसे ना तो अपनी बर्थडे की मुतालिक बताया है और ना ही हम ज्यादा मिलते हैं, बस हल्की फुल्की सी बातचीत हुआ करती है। अच्छा, ईरज ने अच्छा को काफी लंबा घसीटा। तभी फिजा में गुलाबों की महक फैली। सालगिरह मुबारक इरम जी। रबीत ने पीछे से आकर उन तीनों को चौंका दिया। अरे आप? रबीत को देखकर इरम के चेहरे पर रंग बिखर गए। रबीत के हाथों में ताजा गुलाबों का बुके था। ये आपके लिए और ये भी। उसने एक मखमली डिबिया उसकी तरफ बढ़ाई। ये क्या है? आपकी बर्थडे का तोहफा, प्लीज ले लो। मगर मैं ये नहीं ले सकती। इरम शशोपंच का शिकार थी, तभी ईरज ने उसे टोका दिया। इरम ने हाथ बढ़ाकर दोनों चीजें थाम ली। बहुत शुक्रिया इरम। रबीत ने उसे मोहब्बत पाश निगाहों से देखा और तेज तेज कदमों से आगे निकल गया। घर पहुंचकर इरम ने मखमली डिबिया निहायत एहतियात से बैग से बाहर निकाली और उसे खोलते ही उसकी आंखें खैरा हो गईं। 2 निहायत पेश कीमत जुड़ाव कंगन थे जो अपनी कीमत आप बता रहे थे। आज से उन लोगों के पेपर स्टार्ट थे। यार हैरत है, इतना महंगा तोहफा। ईरज हैरान थी जबकि समिया मुतमईन थी। इसमें हैरानी की क्या बात है? रबीत वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक रखता है, वो इतना महंगा तोहफा अफोर्ड कर सकता है, तभी तो दिया है ना। मगर यार ये मेरी सोच से आगे की चीज है। ओहो ईरज, तुम्हें तो हमेशा टेंशन रहती है। छोड़ो, ये सोचो कि आज का पेपर कैसा आएगा। इरम तुम्हारी तैयारी कैसी है? हाँ यार समिया, अच्छी है, बस दुआ है कि पेपर अच्छा हो जाए। उनका सेंटर दूसरे कॉलेज में था, रूम्स भी अलहदा थे। इरम पेपर देने के बाद बाहर लॉन में उन लोगों का इंतजार कर रही थी, तभी 2 नौजवान खूबसूरत लड़कियां उसकी तरफ चली आईं। हेलो, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। जवाबन दूसरी लड़की मुस्कुराई। पहचान भी नहीं सकती क्योंकि हम पहले कभी नहीं मिले ना, मगर हम आपको जानते हैं। पर वो कैसे? हम रबीत की बहनें हैं। क्या? इरम ने कदरे हैरानी से उन्हें देखा। जी, और रबीत के जरिए हमने आपके मुतालिक बहुत कुछ जाना है, मगर क्या आप जानती हैं कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम लोग कौन हैं? उन दोनों की शक्लो शुबाहत काफी हद तक रबीत सी थी, मगर लहजे की पुरस्कारियत
इरम को खौफजदा कर रही थी। डरिए मत, वो हमदर्दी से इरम को गोया तसल्ली देते हुए बोली। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, क्या आप हमें थोड़ा टाइम दे पाएंगी? ठीक है, बात करने के लिए ये जगह मुनासिब है। क्या आप यहीं हमें कल मिल पाएंगी? मगर कल तो मेरा ऑफ है। जी, जभी हमने कहा ना, आज तो आपकी दोस्तें साथ हैं, कल यही सुबह मिलते हैं। वो आ रही हैं आपकी दोस्तें। उनमें से एक, जो हुलियो लहजे से बड़ी नजर आ रही थी, इरम की तवज्जो बरामदे की तरफ मबसूल करते हुए कहने लगी। वहां से ईरज और समैया आ रही थी। ओके। इरम ने पलटकर उन दोनों को देखना चाहा, मगर वो हैरान रह गई। वो दोनों कहीं नहीं थी। इरम दूसरे दिन पेपर की तैयारी में कॉलेज के लेक्चरार से मदद का बहाना बनाकर घर से चली, मगर दिल में धड़का था कि कहीं ईरज और समैया घर न चली आए, जिन्हें वो नासाज़िए तबीयत का कहकर टाल गई थी। वो तेज तेज कदमों से स्टॉप की तरफ चल पड़ी। आज साइंस ग्रुप का पेपर था। बस में सवार होने से कॉलेज तक पहुंचने तक उसका दिमाग मुख्तलिफ बातों में उलझा रहा था। कहीं रबीत फ्रॉड तो नहीं, कहीं वो बुरी आदतों अतवार का मालिक तो नहीं, मगर इन सारे दिनों में रबीत के अंदाज से कहीं भी इन चीज़ों का एहसास नहीं हुआ था। तो आखिर रबीत की बहनें क्या बात करना चाहती हैं? कहीं रबीत की फैमिली रबीत के इस कदर झुकाव से नाराज तो नहीं? बिलाशुबा इरम का घराना भी खाना पीता काफी इज्जतदार घराना था, मगर रबीत का रख रखाव, शानो शौकत, हर चीज अमारत की चुगली खाती थी। कहीं रबीत किसी और से इंगेज तो नहीं? हजार हाँ सोचें उसके दिमाग को मुतनशर किए जा रही थी। इन सब सोचों के जवाब के लिए रबीत की बहनों से मिलना जरूरी था, लिहाजा वो उनसे मिलने को चलती थी। कॉलेज में दाखिल होते ही इरम की नजर सामने बेंच पर पड़ी, जहां वो दोनों मौजूद थीं, और इरम को आते देखकर खड़ी हो गई। कैसी हैं आप लोग? हम ठीक हैं, चलो वहां बैठते हैं, उनमें से एक ने दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा। वो थोड़ा सुनसान गोशा था। चले ठीक है, उधर ही चलते हैं। कुछ देर तीनों के दरमियान खामोशी रही। फिर जो लड़की पहले भी बात करती रही थी, उसने गुफ्तगू का आगाज किया। मेरा नाम हबाता है और ये रियात है। मैं रबीत से छोटी हूँ और ये हम दोनों से छोटी है। तुम यकीनन बहुत कुछ सोच रही होगी ना? मैं तुमसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या रबीत ने तुम्हें अपने मुतालिक सब कुछ बता दिया है कि वो कहाँ से आया है और किस खानदान से ताल्लुक रखता है? नहीं, हमारी कभी इतनी तफसीली बातचीत नहीं हुई, और बात जा पहुंची है एक हो जाने की। रियात ने उसकी बात काटी। मुझे बात करने दो रियात। हबाता ने उसे मजीद कुछ कहने से रोक दिया। इरम, इसमें कोई शक नहीं कि रबीत तुमसे बहुत शदीद मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत में कहीं खोट या धोखा नहीं है, मगर इसके बावजूद तुम दोनों शादी नहीं कर सकते, और इसी में तुम दोनों खास तौर पर तुम्हारी भलाई है। रबीत ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ जिद करके मनवाया है, मगर अब जो बात वो कह रहा है, इस पर अमल करना ना हमारे बस में है, ना हमारे बड़ों के इख्तियार में। मगर आप ऐसा क्यों चाहती हैं? क्या मैं आप लोगों को पसंद नहीं? इरम कदरे रंधी हुई आवाज में बोली। ये बात नहीं है इरम। हबाता ने कदरे नरम लहजे में उसे तसल्ली दी। तुम तो बहुत अच्छी हो, जभी तो रबीत इस हद तक चला गया है, मगर अभी भी बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती, और ना ही जानना तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम किसी भी तरह रबीत को मना कर दो, वो सिर्फ तुम्हारी बात मान लेगा, मगर मैं भी रबीत के साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। तुम ये जानकर भी उसके साथ रहना चाहोगी कि वो इंसान नहीं है बल्कि एक जिन जाता है? रियात ने कदरे गुस्से से उसे कहा। इरम ने निहायत वहशत से उसको देखा। हाँ, हम कौमे अजना से ताल्लुक रखते हैं, और रबीत ने तुम्हें एक शाम देखा था और उसके बाद से वो तुम्हारा आशिक हो गया है। कबीला छोड़ा, बड़ों की नाराजगी मोली और हम सबको साथ लिए इंसानी रूप में यहाँ रहने लगा कि उसकी मोहब्बत बहुत शदीद थी। उसे सिर्फ एक शर्त पर आने की इजाजत मिली थी कि वो कभी भी तुम्हें अपनाने की बात नहीं करेगा। रबीत ने हामी भी भर ली थी। हम सिर्फ कुछ अरसे के लिए यहाँ आए थे, मगर अब रबीत बजिद है मुस्तकिल इंसानी रूप में तुम्हारे साथ यहाँ रहने को। रियात एक सांस में सब बोलती चली गई। मैं नहीं मानती ये सब। मुझे मालूम है कमजोर लोगों को डराने के लिए ये जिन भूतों की कहानियां सुनाई जाती हैं। मुझे रबीत पसंद है। अगर तुम दोनों इसकी बजाय कुछ और कहानी घर लाती तो मैं यकीन भी कर लेती। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर इरम उठ खड़ी हुई। अच्छा, तो तुम्हें हमारी बात का यकीन नहीं आ रहा? तो ये लो। एक झटका इरम को लगा था। अरे बेटा, कब से आवाज दे रही हूँ? शाम होने को है और तुम होके सोई जा रही हो? इरम की आंख अम्मी की पुरशफीक आवाज पर खुली। उसने हैरानी से इर्द गिर्द देखा।
वो अपने बेड पर थी। इतनी थकी हुई आई कि बिना कुछ खाए पिए चुपचाप कमरे में आकर पड़ गई। मैंने भी ये सोचकर नहीं उठाया कि बहुत थक गई होगी, मगर बेटा अब उठ जाओ, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। अम्मी ये कहकर कमरे से बाहर निकल गई। इरम सर थामे थामे निढाल से उठ बैठी। ये ख्वाब तो हरगिज नहीं था, मगर ये कैसी हकीकत थी कि जिसको मानने को दिलो दिमाग राजी ना थे। रबीत से न जाने कब उसके दिल का रिश्ता इतना मजबूत हो गया, उसे पता ही नहीं चला। इरम बहुत मजबूत आसाब की मालिक थी, मगर ये सब बातें उसके होशो हवास को गंवाने के लिए काफी थीं। तभी कमरे में खुशबू सी बिखर गई। इरम ने खौफजदा होकर खुशबू का महवर तलाशना चाहा। सामने हवाता खड़ी थी। इरम, हमारा मकसद तुम्हें खौफजदा करना नहीं था, हम तुम्हें वो हकीकत बता देना चाहते थे जो कि रबीत ने तुमसे छुपाई। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि कबीले के सरदार ने रबीत पर शर्त आयद की थी कि वो जबरदस्ती तुम्हारी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकेगा जब तक कि तुम हामी ना भरो। अब तुम चाहो तो रबीत को अपना सकती हो, मगर सोच लेना ये एक अनहोनी होगी, क्योंकि इंसान और जिन ये रिश्ता जोड़कर कभी भी खुश नहीं रह सकते। ये कहते हुए हवाता गायब हो गई। इरम के हवास अब मुकम्मल तौर पर जवाब दे गए थे। फिर क्या हुआ उसे कुछ इल्म नहीं था। 2 दिन की तवील बेहोशी और बुखार के बाद कहीं जाके अब इरम की हालत में बेहतरी आई थी। ईरज और समैया उसके लिए बेहद परेशान थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने उनकी बेहद प्यारी दोस्त की ये हालत कर दी थी। अम्मी और पापा अलहदा परेशान थे। डॉक्टर ने बेहोशी का सबब हाई टेम्परेचर बताया था। अभी भी वो हॉस्पिटल में थी। उसे होश में आता देखकर अम्मी शुक्राने के नवाफिल अदा करने खड़ी हो गई, जबकि पापा डॉक्टर को बुलाने भागे थे। डॉक्टर ने आकर इरम का चेकअप किया। बुखार तो उतर चुका है, मगर कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई है। अभी 1 दिन और इन्हें हॉस्पिटलाइज रहना होगा। जी ठीक है डॉक्टर, पापा ने सर हिलाया। मगर कल तो मैं अपनी बेटी को घर ले जा सकूंगा ना डॉक्टर साहब? जी जरूर। पापा, इरम ने पास बैठे पापा के हाथों में मुंह छुपा लिया। क्या हुआ था बेटा तुम्हें? कुछ नहीं पापा, शायद बहुत स्ट्रेस लिया था मैंने। ओके पापा की जान, मगर अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में बहुत से हालात आते जाते रहते हैं, उनसे हार मान लेना बुज़दिली है। क्या क्या समझाने बैठ गए हैं मेरी बेटी को। अम्मी हाथ में तस्बीह लिए उसके पास आ गई। हमारी बेटी ना सिर्फ बहादुर है बल्कि मजबूत भी है। उन्होंने इरम के माथे को चूमा और फिर फूंक मारी। रात का जाने कौन सा पहर था जब किसी नामालूम एहसास के तहत इरम की आंख खुल गई। अम्मी सामने बेड पर सो रही थी। हर तरफ खामोशी और सुकून था। इरम, एक आवाज उसके पीछे से उभरी और एक साया सा उसके पास आकर ठहर गया। कौन हो तुम? रबीत। साया अब रबीत के सरापे में ढल गया था। मुझे सब पता चल गया है इरम के हबाता और रियात तुम्हारे पास आई थी। मैं ये सब तुम्हें चाहकर भी नहीं बता पाया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं इसके बाद तुम्हें खो दूंगा। मैं अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गया था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं हमेशा इंसानी कालिब में ढलकर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इरम का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था, ये जानकर कि वो जिस शख्स को प्यार करने लगी थी वो तो जिन ज्यादा है। कुछ बोलो इरम, मैं तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात पूरी करना चाहता हूँ। बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। मेरी मोहब्बत को तुम बस अपना लो। ये सब करके तुम इंसान तो नहीं हो जाओगे ना? रबीत, मोहब्बत में झूठ नहीं होना चाहिए। तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी तो सच क्यों नहीं बताया अपने मुतल्लिक? क्यों छुपाया? ठीक है, हमारी शादी नहीं हो पाती, हम अलहदा हो जाते, मगर मेरी मोहब्बत मेरे दिल में जिंदा तो रहती। मगर तुम्हारे मुतल्लिक मुझे तुम्हारी बहनों के जरिए पता चला। हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हम एक हों। नहीं रबीत, वो तुमसे मोहब्बत करती हैं, तुम्हें तकलीफ से बचाना चाहती हैं। जब ही उन्होंने हकीकत मुझे बताई। तुम और मैं 2 अलहदा दुनियाओं के वासी हैं। हम कभी भी एक नहीं हो सकते, कभी साथ नहीं रह सकते। ये मेरा भी फैसला है, और अगर तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है तो तुमको वापस जाना होगा अपनी दुनिया में। ये कहकर इरम ने रबीत की तरफ से पीठ मोड़ ली। ठीक है इरम, तुमने मेरी मोहब्बत की आजमाइश मांगी है। मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा, और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हुई मैं हमेशा मौजूद रहूंगा। रबीत की आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली गई। इरम का तकिया आंसुओं से भीग रहा था। अरे ये क्या? मिसेस वहाब ने हैरत से गुलाबी बंगले को देखा। ये लोग कब चले गए भाई? लो, इतनी मुश्किल से तो ये बंगला आबाद हुआ था। चलो अच्छा हुआ, आप भी अजीब से लोग थे। सना की निगाहों में पुराने लम्हात लहराए। मगर आप भी, क्या खाली मकानों में वाकई जिन्नात का बसेरा हो जाता है? उसने मिसेस वहाब से पूछा।
सुना तो यही है, मगर मुझे इन बातों पर इतना यकीन नहीं है। मिसेस वहाब गुलाबी बंगले को देखते हुए बेनियाजी से बोली। इरम ने अपनी दोनों सहेलियों ईरज और समैया को सारी बात बताई और कहने लगी कि मैं भी रबीत से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन मैंने उसे उसकी दुनिया में जाने का इसलिए कहा क्योंकि हम दोनों नदी के ऐसे दो किनारों की तरह हैं जिनका मिलन नामुमकिन है।